नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है विवेकानंद कोचिंग क्लासेस में। आज अपन लेके आए हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके ऊपर आज हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा है हमारी मध्य प्रदेश पुलिस, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास और ये संभावित प्रश्न है। ठीक है, तो अंत तक बने रहें, जुड़े रहें और अपना स्कोर भी देखते रहें। यदि अगर अपने आपका पूरा बेसिक जो है कंप्लीट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर अपने जरूर देते रहें। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर दे रखा है 3/5। ठीक है, साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है 3/5। ठीक है, साइन थीटा बराबर 3/5 दे रखा है। तो आपसे बोला गया है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप इस प्रकार जैसे साइन थीटा दे रखा है और आपसे ये पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हमें ट्रिपलेट पता होना चाहिए, साइन कोस थीटा के बारे में पता होना चाहिए, यानी लाल बटे कक्का के बारे में पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा और फिर कोट थीटा। इसके बारे में आपको याद पता होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। अब उसके बाद में यहाँ पर हमें क्या दे रखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बाय अब यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना देते हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली ट्रिपलेट भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से अपन 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, है ना, त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पर कर्ण ये क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये क्या हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताओ कि हमारे पास में साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो आप बोलोगे सर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है बताओ, लंब आपके पास में है 3 और कर्ण कितना है, कर्ण है 5। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर रखना है, यहाँ पर किसकी वैल्यू रखना है, यहाँ पर रखना है कोसेक स्क्वायर की। आप ट्रिपलेट भी लगा सकते हो और डायरेक्टली कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर ध्यान रखना है 3, 4 और 5 का एक ट्रिपलेट होता है। कर्ण सबसे बड़ा होता है इसमें ट्रिपलेट में, है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और नहीं निकालना आता है तो हम कैसे करेंगे, ट्रिपलेट याद नहीं है तो इसको इस फार्मूले में रखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्ण कितना है हमारे पास, आप बोलोगे सर कर्ण हमारे पास में है कितना, कर्ण है 5, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 बराबर आधार कितना है, आधार ज्ञात करना है। ठीक है, लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है आपके पास 3, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये प्लस का इधर आके माइनस होगा तो कितना बचेगा इधर 16। यहाँ पर कितना बचा, आधार का स्क्वायर, है ना, ये हटेगा तो सामने वाली संख्या के ऊपर अंडर रूट लगेगा। तो यहाँ पर आधार की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर 4 आ गई। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, और ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, है ना। देखो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 आ गया आधार। आपसे बोला है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस कोस कहाँ पर है, ये रहा, इसके बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, है ना, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर कोस स्क्वायर पूछा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आधार बटे कर्ण होगा उसका वर्ग करेंगे। ठीक है ना, आधार बटे कर्ण जो होगा उसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो आधार कितना है हमारे पास 4, 4 रख दिया यहाँ पर। कर्ण कितना है बताओ, कर्ण आप बोलोगे सर 5, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग लगा रखा है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा पूछा है तो हम भी क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 4 का वर्ग कितना 16 और 5 का कितना हो जाएगा 25। तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा 16/25। इसी टाइप से आपको किसी का भी पूछ सकता है, जैसे बोल देता है कि टेन थीटा का क्या हो जाएगा, तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है हमारे पास में, लंब है 3, आधार कितना है 4, 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बोल देगा सेक थीटा का क्या होगा, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है, कर्ण हो जाएगा 5, आधार कितना है 4, तो 5/4। इस टाइप से आपको इस प्रश्न को करना है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे, इसकी सारणी भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इनके क्वेश्चनों को भी आप थोड़ा सा अच्छे से और देखना है। ठीक है साथियों, उम्मीद है कि पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ये पहले प्रश्न मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा टाइम एंड वर्क से। ठीक है, टाइम एंड वर्क में देखते हैं अपन किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ना। दे रखा है विनोद एक काम को कितने दिन में करता है, विनोद एक काम को करता है कितने दिन में, 20 दिन में, विनोद करता है 20 दिन में। ठीक है, और सुमित करता है 25 दिन में। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर बोला गया है कि वे दोनों 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। अच्छा, 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, है ना, एक साथ कार्य करते हैं, तो शेष काम का भिन्न हमें ज्ञात करना है।
तो शेष काम का भिन्न भी हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो देखते हैं ना। यहाँ पर टोटल कितना कार्य हो जाएगा, ठीक है, टोटल कार्य कितना होगा बताओ जल्दी से, है ना। टोटल कार्य कितना हो जाएगा, अगर हम टोटल कार्य निकालें 100 कार्य होगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 100, टोटल जो होगा वो 100 होगा, एलसीएम जो होगा हमारा वो क्या होगा, कुल कार्य होगा। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 100 कार्य टोटल रखेंगे, ठीक है, याद रखना 100 कार्य हम क्या रखेंगे यहाँ पर, कुल कार्य कितना हो जाएगा हमारा 100। अब यहाँ पर जो 100 कार्य हुआ है टोटल, ठीक है, तो हम 20 के हिसाब से ये 100 कार्य करने में कितना दिन लेगा, 4 दिन। 25 के हिसाब से ये कितना दिन लेगा, 5 दिन। अब दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, तो दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं और 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो मुझे बताओ एक दिन में कितना कार्य करेंगे दोनों मिलकर, तो आप बोलोगे सर एक दिन में जो है ना 9 कार्य करेंगे, ठीक है। अब जब एक दिन में 9 कार्य करेंगे तो 5 दिन तक इन्होंने 7 कार्य किया, तो बताओ 5 दिन में कितना कार्य कर दिया होगा, तो 9 इंटू 5, ये 5 दिन का कार्य, ठीक है ना। 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ठीक है, 9 5 45। अब 45 कार्य इन्होंने कर दिया, कितना कार्य बचा, तो 100 कार्य टोटल था जिसमें से 45 कार्य दोनों ने मिलकर कर दिया, बचा कितना कार्य, तो आप बोलोगे सर 55 कार्य बचा, ठीक है, ये कार्य बचा। अब यहाँ पर ये इसने डायरेक्टली ये बोल दिया कि शेष कार्य की भिन्न क्या है। मान लो यहाँ पर ए छोड़ के जाता, बी छोड़ के जाता, तो हम क्या करते, उस हिसाब से इस प्रश्न को करते, ए जाता तो बी का भाग लगा देते, है ना, और बी जाता तो ए का भाग लगा देते शेष कार्य का, ठीक है, शेष कार्य करने में। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर बोला है शेष कार्य की भिन्न क्या होगी, तो शेष कार्य कितना है 55, है ना, कितने में कार्य में से, 100 कार्य में से। इसको काट देंगे, काटेंगे तो 5 से काटेंगे, ये 11 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो शेष कार्य की भिन्न क्या हो जाएगी, 11/20 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके, है ना, आपका एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी वर्तमान में जो पेपर हुआ है उसके सारे क्वेश्चन अपन लेके आए हैं, है ना, और संभावित प्रश्न है ये, रिटर्न आने की संभावना है, ठीक है ना। और इसी टाइप से सारे क्वेश्चन जो हैं बनेंगे तुम्हारे। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, है ना। एक साइकिल को 3200 रुपए में खरीदी, है ना, कितने रुपए में खरीदी, 3200 रुपए में, ठीक है, और इसको 4000 में बेच दी। तो ये बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए इसको रेशियो मेथड से कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से काट दो, 8 चौक 32, 8 5 40, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है सीपी, और ये क्या है हमारा एसपी, है ना, यानी सेलिंग प्राइस। अब 4 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में बेचा, कितने रुपए का फायदा मिला, आप बोलोगे सर 1 रुपए का फायदा, 1 रुपए का प्रॉफिट मिला, है ना। किस पे मिला, क्रय मूल्य कितना है हमारा 4, तो 4 इंटू 100, बस इसको काट देना, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25%। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 25% हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से सारे प्रश्नों को हम करेंगे। चलो चलते हैं आगे प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की ओर, है ना। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ठीक है, tan 45 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। इधर रखा है tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू बताना है। तो आप सभी को पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और इसी प्रकार से कोट 45 डिग्री की भी कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, कोस होता है, सॉरी कोट होता है ना, tan का उल्टा क्या होता है, कोट, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो होगी tan की वैल्यू 45 की 1 और कोट की भी कितनी हो जाएगी, 1। नेक्स्ट बार अगर आपसे पूछे तो आप इसको ध्यान रखना। चलो अगला प्रश्न दे रखा है आपके, ये सारे संभावित प्रश्न हैं, आने के 100% चांस है। 18, 45 और 72 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 18, 45 और 72 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF। HCF कैसे निकालेंगे, है ना। देखो अगर आपको डायरेक्टली टेबल याद है तो आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो, नहीं तो अलग अलग इनके प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, काफी ज्यादा लॉन्ग पड़ जाएगा। इसलिए आप टेबल को और अच्छी स्ट्रॉन्ग बना लीजिएगा अपनी, क्योंकि जितनी ज्यादा टेबल स्ट्रॉन्ग होगी लघुत्तम भी उतना फास्ट निकलेगा और महत्तम भी उतना फास्ट निकलेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या बताओ, है ना, जो इन सभी के टेबल में आती हो, है ना, यानी 9 इंटू 2 कर सकते हैं इसको, है ना, यानी ऐसी संख्या जो इन सबको डिवाइड कर सके, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 5 45 और 9 8 72, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों के पहाड़ी में मैच हो रही है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 9। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, है ना, HCF हो जाएगा हमारा, ठीक है, 9, ठीक है। बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है, इस प्रकार से हमें करना है, नहीं तो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा इस टाइप से, ठीक है। पहाड़ याद नहीं होंगे तो इस टाइप से अलग अलग निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है ना। ये तो इतना नहीं करना है पेपर के अंदर, आप जितना
पहाड़े याद करोगे, जितने स्ट्रॉन्ग आपके टेबल होगी उतने ही स्ट्रॉन्ग आपकी महत्तम, लघुत्तम और मैथ्स होगी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपके पास, एक किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है। एक समकोण, समकोण कितने डिग्री का बनता है आपको पता है? 90 डिग्री का। समकोण कितना बनता है? 90 डिग्री का। तथा एक दे रखा है हमारे पास में कितना, दूसरा कोण 50 डिग्री है। दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। और तीसरा कोण आपसे पूछा गया है, तीसरा कोण क्या होगा? तो आप मुझे बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? आप बोलोगे सर 180 होता है। ठीक है, जिसमें से दो कोण हमें दे रखे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, टोटल 180 में से क्या माइनस कर लेंगे? 180 में से 90 और 50 दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया? 140। 140 को माइनस कर लो तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी? तीसरे कोण की। तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा बताओ फटाफट जल्दी से? तीसरा हो जाएगा 40 डिग्री कोण। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कोई ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला दे रखा है, एक आयत का क्षेत्रफल 180 है, लंबाई 10 है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, आयत, आयत से रिलेटेड दे रखा है। आयत की जो हमें दे रखी है लंबाई, है ना, लंबाई दे रखी है आयत की 10। ठीक है, उसके बाद इसका परिमाप दे रखा है। परिमाप दे रखा है ना, परिमाप सॉरी, एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखा है 180 और आपसे बोल दिया है कि आप परिमाप ज्ञात करो, पैरामीटर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है और आपको पैरामीटर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यानी परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि लंबाई है, तो आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। तो आपके पास में क्या चौड़ाई है? क्या नहीं। तो चौड़ाई सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी आपको चौड़ाई ज्ञात करनी होगी तो क्षेत्रफल में किसका भाग लगा दिया जाता है? लंबाई का। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली लंबाई निकाल, चौड़ाई निकालने के लिए क्षेत्रफल में किसका भाग लगा देंगे हम? लंबाई का। तो यहाँ पर लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी आ जाएगी हमारे पास? चौड़ाई आ जाएगी हमारे पास में कितनी, यहाँ पर आएगी 18। ठीक है, और भी आप रख सकते हो, है ना, क्षेत्रफल के इक्वल रख सकते हो, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। 180 बराबर कितना हो जाएगा, है ना, लंबाई दे रखी है 10, चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारे पास में, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ये 0 से 0, चौड़ाई कितनी आ गई? 18। ठीक है, अब यहाँ पर चौड़ाई 18 आ गई है, तो आपसे बोला है परिमाप ज्ञात करो। तो मैंने कल के वीडियो में बताया था, आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाता है? लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी है हमारे पास में? 10, चौड़ाई कितनी है बताओ? 18। बस इसको सॉल्यूशन करना है। 28, 28 दूना कितना हो जाएगा? 56 मीटर, है ना। ठीक है, 56 मीटर जो है हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? कर लोगे इतना सा प्रश्न आप? ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समझ में आ रहा है साथियों? आराम से अंत तक बने रहना। ठीक है, बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है, सारे क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड हैं, है ना। जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर हम जो है इस वीडियो में लेके आए हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दे रखा है आपके पास, है ना, 20a, 20a प्लस 15 बराबर में 13a प्लस 43। तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू बताना है ना, a इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, a के बराबर आपको वैल्यू बताना है। तो बताओ कैसे निकालेंगे यहाँ से, है ना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर देखना है, देखो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बड़ी संख्या होती है ना उसी की तरफ छोटी संख्या को लेके जाते हैं, है ना, सिंपल सी बात। ठीक है, देखो यहाँ पर इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है बताओ मुझे फटाफट। आप बोलोगे सर 20 है, 20a, है ना, तो 20a में से क्या माइनस करेंगे? 13 है, तो कितना बचेगा? 7 है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये 43 और 15 में बड़ी संख्या कौन सी है? 43, तो 43 में से क्या माइनस करोगे आप? 15, तो कितना बचेगा आपके पास? आप बोलोगे सर 28। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? 28 बचेगा। ठीक है, 28, अब 28 को क्या करेंगे हम? काट देंगे यहाँ से, है ना। ठीक है, 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 करेक्ट आंसर होगा, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1 से 50 तक की संख्याओं का हमें क्या करना है? योग ज्ञात करना है। 1 से 50 तक दे रखा है प्रश्न में, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेश 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 या 50, 50। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं।
हर एक टीचर अलग अलग तरीके से बता सकता है। देखो, और यहाँ पर अगर अपन देखें तो देखो 1 से लगाकर 50 तक, एक तो इसका फार्मूला होता है ना, n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n+1/2, इसमें आप रख सकते हो। ठीक है, दूसरा दूसरा हम कैसे करेंगे यहाँ पर, है ना। दूसरा तरीका क्या है, हम सबसे पहले n की वैल्यू क्या रखेंगे 50, जहां तक हमें योग निकालना है अंतिम पद है ना, वहां तक आप उसका मान जो रहेगा वो n की वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर और शॉर्टकट क्या है ना, हम क्या करेंगे डायरेक्टली, ठीक है, इस दोनों को जोड़ सकते हैं। 51 51 है ना, 50 और 1 कितना हो जाएगा 51, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 51। 51 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा। औसत कितना आएगा, तो औसत आपको पड़ेगा यहाँ पर कितना 25.5, कितना पड़ेगा 25.5। अब ये 25.5 जो है ना ये औसत है, तो हमें योग निकालना है। तो योग निकालने के बराबर क्या होता है फार्मूला आपको पता है ना, औसत इंटू संख्या। क्या होता है औसत इंटू संख्या, बस इसमें रख दो। औसत कितना आया 25.5 आया है ना, संख्या कितनी है हमारे पास 50। ठीक है, इसका गुणा कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। गुणा कर दो, ऐसे भी कर सकते हो और ये से भी कर सकते हो। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, पाँचों पाँचों 25 है ना, और 25 5 125 और 12 कितना हो जाएगा 25 और 12 है ना, 25 5 125 और 2 कितना हो जाएगा 127। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा लेकिन पॉइंट से जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 1275 आया। यहाँ पर भी आप कर सकते हो, कैसे करोगे, n की वैल्यू 50, इधर कितना हो जाएगा 51/2, यही किया सेम है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको काट दो, कितनी बार कटेगा 25, 25 का गुणा इसमें करेंगे तो वापस 1275 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके आपके पास होने चाहिए, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न। अगला है, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तुम बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। एक प्रश्न और दे रखा है परसेंटेज का, बहुत अच्छा प्रश्न है, हर बार पेपर में पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, याद रखिएगा सब लोग। देखते हैं इसको, देखिएगा प्रश्न को क्या दे रखा है ना। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, सबसे पहले हम फार्मूले को लिखेंगे है ना। तो फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला देखो क्या दे रखा है कि राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% क्या है 25% अधिक है। ठीक है, 25% क्या है अधिक है। अब 25% अधिक है तो आप क्या करोगे यहाँ पर, है ना, 25% अधिक है तो 25% अधिक है ना, 25% क्या है अधिक है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, R 100 प्लस R इंटू 100, बस इसमें रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें रख दीजिएगा, अधिक है, बस आपको ध्यान रखना है 25% अधिक है तो यहाँ पर प्लस, और अगर मान लो यहाँ पर कम होता 25%, यहाँ पर बोल देता 25% कम है, तो आपको क्या करना होता R 100 माइनस R इंटू 100, बस इस फार्मूले में रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। बस रख के देख लीजिएगा, आपका आंसर आएगा। चलो रख के देखते हैं इस प्रश्न को, है ना, कैसे बनता है ये। देखो क्या दे रखा है 25% क्या है अधिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, फिर कितना हो जाएगा 100 प्लस R, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 125 इंटू 100, बस इसको काटना है। 25 से कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा, और 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20%। दोनों फार्मूले आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी राशि पर 15% साधारण ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 महीने का जो हमें साधारण ब्याज है ना वो बताना है 54 रुपये हो जाएगा, ये बताना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो, है ना, आता है तो जल्दी बताइए फटाफट। देखो क्या दे रखा है 8 माह का, 8 माह का है ना, और कितना दे रखा है 15%, तो 8 माह को हम किस में चेंज करेंगे वर्ष में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो दर दे रखी है ना वो क्या दे रखी है वार्षिक, 15% वार्षिक दर से ना, साधारण ब्याज की दर से 8 माह का आपको निकालना है। तो 8 माह का निकालना है तो ये माह में है इसलिए इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 का भाग लगाएंगे। ठीक है ना, जब भी माह में दे रखा हो तो वर्ष में बनाने के लिए उसको 12 का भाग लगाएंगे, तब जाके हमारे पास में वो जो माह है किसमें कन्वर्ट होंगे वर्ष में। ठीक है, अब यहाँ पर कितने परसेंट की दर से निकालना है, तो यहाँ पर 15% है ना,
ब्याज कितना दे रखा है ना, तो ब्याज आप बोलोगे सर यहाँ पर ब्याज दे रखा है 54 रुपए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ब्याज को ब्याज के बराबर रख दो, यहाँ से मूलधन आ जाएगा, ठीक है। काटो इसको 3 से, 3 चौक 12, 3 5 15 और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, यानी 5 दूनी 10, 10% हमें ब्याज मिल रहा है ना। परसेंटेज में 10% मिल रहा है और रुपए रुपए में कितना मिला है, 54 रुपए। बस काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 54 में 10 का भाग लगाएंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो 54/10 परसेंटेज हटेगा तो इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 10/100 लिखेंगे, आप चाहो तो डायरेक्टली काट सकते हो, बस इसका गुणा इसमें कर दो, है ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली हो जाएगा और अच्छा है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 540, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 540 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा, 3 गुनी हो जाएगी ना, ध्यान रखना है जब भी गुना गुनी वाला बोले सिंपल इंटरेस्ट में, किसमें बोले, सिंपल इंटरेस्ट, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, है ना, गुना -1 अपॉन, है ना, यहाँ पर अगर आपको ज्ञात करना है, अभी ज्ञात करना है आपको, दर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर वर्ष रख देना, है ना, इंटू 100। अब कितना गुना हो रहा है मुझे बताओ, आप बोलोगे सर 3 गुना हो रहा है, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, कितने वर्ष में, है ना, कितने वर्ष में, 10% की दर से। अच्छा, 10% दे रखा है तो यहाँ पर प्रतिशत रख दो, है ना। आपको यहाँ पर समय ज्ञात करना होगा, दोनों का फार्मूला एक ही है ना, बस इन दोनों को एक्सचेंज कर दीजिएगा, ठीक है। इन दोनों को एक्सचेंज कैसे करना है ना, अगर आपसे समय पूछे तो प्रतिशत दे रखा रहेगा, और अगर प्रतिशत पूछेगा तो यहाँ पर आपको, है ना, समय दे रखा रहेगा, गुना -1 बटे, है ना, यहाँ पर दे रखा रहेगा समय, यानी t इंटू 100। अभी हमें ज्ञात करना है समय, है ना, यानी प्रतिशत दे रखा है तो समय ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत की दर से, 10% की दर से, कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो 3 में से 1 माइनस कर लो, कितना बचा 2, है ना, और यहाँ पर कितना प्रतिशत बचा 10, है ना, इंटू 100। बस इसको काटेंगे तो कितने वर्ष आ जाएंगे हमारे पास में, कितने वर्ष हो जाएंगे, 10 दूना 20 वर्ष, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आगे चलते हैं। क्रिकेट की 15 पारियों की कुछ रन की संख्या कुछ थी, परंतु 16वीं पारी में 70 रन बनाए, जिससे उसके रनों में 3 रन की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो बताओ, बताना है आपको, वृद्धि हो गई तो बताओ 15वीं पारी का औसत कितना था, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, औसत का है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो आबकारी का पेपर हुआ था उसमें टाइम एंड वर्क, औसत, अनुपात, है ना, इनके काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, लाभ हानि के। तो बस औसत का काफी ज्यादा रेशो रहा था और टाइम एंड वर्क का, तो आप टाइम एंड वर्क और औसत को काफी अच्छा कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। जो बच्चे 30 तारीख के दिन एग्जाम में बैठने वाले हैं, एक बार औसत और टाइम एंड वर्क को और अच्छा देख लीजिएगा, ठीक है ना, मेरी तरफ से। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्या दे रखा है, 15वीं पारी में कुछ रनों की संख्या थी, 15 पारी में क्या था कुछ, ये 15वीं पारी है ना, इसमें कुछ औसत रनों की संख्या थी, हमें पता नहीं है। फिर दे रखा है कि 16वीं पारी में कितने रन बना रहा है, 16वीं पारी में भाई साहब ने 16वीं पारी में भाई साहब ने कितने रन बनाए, 70 रन बनाए, जिसके उससे औसत रन में कितनी वृद्धि हो गई, औसत में उसकी जो वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, औसत में वृद्धि हुई है 3 रन की, ठीक है ना, कितने रन की वृद्धि हुई, 3 रन की। तो आपको बताना है यहाँ पर, है ना, औसत में 3 रन की वृद्धि हुई है, तो 15वीं पारी में उसका औसत कितना था, तो हम क्या करेंगे, 16वीं पारी तक कितने रन बना दिए उसने, 70 रन बनाए, तो उसकी वृद्धि कितनी हुई, एक पारी पर 3 रन, तो 16 पारी टोटल खेल चुका है, तो 16 पे कितना हो जाएगा, 48 रन की वृद्धि उसने कर ली, है ना, तो ये 48, ठीक है। लेकिन टोटल कितने रन बनाए थे उसने, 70, तो 70 में से हम क्या माइनस करेंगे, 48, तो बचा कितना, 22 रन जो है ना, ये कौन सी पारी का है हमारे पास, 15वीं पारी का। ध्यान रखना जब भी आप माइनस करोगे ना तो एक कम वाली पारी का आएगा, ठीक है। अगर बोलता है ये 15वीं पारी का है ना, ये कौन सी पारी का आया है, 15वीं पारी का, ठीक है, याद रखना। क्या किया, समझ में आ गया ना, देखो क्या रखा है, 15वीं पारी में कुछ रनों की संख्या थी, ठीक है, पता नहीं है, 16वीं पारी में 70 रन बना रहा है, जिससे उसके जो है औसत पारियों में टोटल कितने रन की वृद्धि हो गई, 3 रन की वृद्धि हो गई, तो 16 पे 3 की वृद्धि हो रही, यानी 1 पे 3 की वृद्धि हो, तो 16 पे कितना हो जाएगा, 16 48, टोटल कितने रन बनाए थे 16वीं पारी में, 70, तो 70 में से हमने क्या माइनस किया, 48।
48 माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास 22। ये जो 22 बचा ना माइनस करने पर ये बचेगा आपकी कौन सी पारी का, 15वीं पारी का। अगर आपको निकालना है 16वीं पारी का तो आप क्या करोगे, 16वीं पारी का निकालने के लिए ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पर 22 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 25, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अन्यथा अगर आप यहाँ पर ये 16वीं पारी का बोलेगा और आपने डायरेक्टली 22 बता दिया तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, 16वीं पारी का बोलेगा तो ये जो माइनस करेंगे ना वो एक कम वाली पारी का आएगा, ठीक है ना, यानी 16वीं पारी का दे रखा है तो 15वीं पारी का, ठीक है। अगर बोलता 17वीं पारी का बताओ तो 17वीं पारी का हम कैसे निकालेंगे, 17वीं पारी में क्या करेंगे, 15वीं 16वीं पारी का आ गया है 25 प्लस 3 और जोड़ दो 28, ऐसे, ठीक है ना। उम्मीद है कि सारा डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दे रखा है, एक नल एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है ना, और बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। पाइप और टंकी से प्रश्न है, ए कितने घंटे में भर सकता है, ए 6 घंटे में, और बी भर सकता है इसे कितने घंटे में, बी कर सकता है इसको, है ना, 6 घंटे में। ए 4 घंटे में भर सकता है और बी जो है 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरा जाएगी, दोनों नल टंकी को भर रहे हैं तो टंकी की धारिता कितनी है ना, टोटल कितने लीटर की टंकी है वो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम और भी छोटा हो जाएगा 12, ठीक है। 4 के हिसाब से कितना आ जाएगा, ये 3 भरेगा और 6 के हिसाब से 2 भाग भरेगा टंकी का। दोनों मिलकर कितने भाग भरेंगे, 5 भाग भरेंगे। टंकी कितनी भरनी है 12 लीटर, भाग लगा दो इसमें कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। कितना बचा 2/5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 2 5, है ना, ठीक है। ये आपको लगाना है जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुना है, ठीक है। अभिषेक की जो आयु है वो काजल की आयु की कितना गुना है, 3 गुना है। अभिषेक की आयु काजल की आयु का 3 गुना है, 3 गुना कर दिया, ठीक है। उसके बाद दे रखा है 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, अभिषेक की आयु जो है काजल की आयु की 2 गुना हो जाएगी। तो आपसे बोला है कि अभिषेक की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो यहाँ पर अभिषेक की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी ये आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो डायरेक्टली इसको शॉर्टकट करेंगे। यहाँ पर कैसे शॉर्टकट करेंगे, सबसे पहले क्रॉस गुणा करना है, ठीक है। 3 एकम 3, है ना, और 2 एकम 2, इनका जो डिफरेंट आएगा, ठीक है, क्रॉस गुणा का अंतर हमेशा बटे में रखना है, ठीक है। 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 और 2 में कितना अंतर है, तो आप बोलोगे सर 1 का अंतर, वो 1 मैंने बटे में रख दिया। समझ में आ गया ना कैसे, 3 एकम 3 2 एकम 2, इन 3 और 2 में कितना अंतर है, तो आप बोलोगे सर 1 का अंतर है, तो यहाँ पर 1 रख दिया। फिर क्या करना है, सेकंड अनुपात का अंतर रखना है। सेकंड अनुपात कितना है हमारे पास, 2 और 1 है ना, तो यहाँ पर इसका डिफरेंट कितना होगा 1, ठीक है। और कितने वर्ष बाद दे रखा है 10, तो हमारे पास में 1 से 1 कट गया, है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। 1 से 1 क्रॉस हो गया, कैंसिल हो गया, नहीं भी लिखो तो भी आप चलेगा, ठीक है। ये मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ ना, ठीक है, ताकि जो नए बच्चे हैं वो आसानी से इसको समझ सके। देखो अब कितना बचा 10, इस 10 का गुणा किस में करना है, इन दोनों अनुपात में, ठीक है ना। अभिषेक का रेशो और जो है काजल का रेशो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 दिया 30 और 10 एकम 10। अगर अभिषेक की वर्तमान आयु बोलता तो 30 वर्ष है, काजल की बोलेगा तो 10 वर्ष। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अभिषेक की 5 वर्ष बाद क्या आयु क्या होगी, यानी आज अभिषेक अगर 30 साल का है तो बताओ 5 साल बाद कितने साल का होगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल 35 साल का होगा। तो अभिषेक जो है ना कितने साल का हो जाएगा, 5 वर्ष बाद 35 साल का, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 30 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 35 वर्ष, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा को 10 मीटर मापा गया, तब खेत का परिमाप करना है ना। एक वर्ग की एक भुजा को 10 मीटर मापा गया है, यानी एक साइड कितनी है ना 10 है, तो परिमाप ज्ञात करना है। कुल मिला के वर्ग स्क्वायर है ना, ठीक है। एक साइड कितनी दे रखी है, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर होती है, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। और आप सभी को पता है कि जब भी हम परिमाप ज्ञात करते हैं एक बात ध्यान रखना, अगर आपको भुजा सब पता है यानी साइड सब पता है और आपसे अगर बोल दिया जाए कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करो, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो, फार्मूला याद नहीं आए तो इन सभी को भुजाओं को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 10 20 30 40, तो कितना हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है। और अगर आपको फार्मूला याद है तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का
परिमाप, वर्ग का परिमाप हो जाता है 4a, क्या होता है 4a। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 40। ठीक है, दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक, उम्मीद है कि सब समझ में आ रहा होगा, है ना। जब आप प्रश्न दे के निकलोगे एग्जाम हॉल से बाहर तो आपको बहुत कुछ इन सीरीज से बेनिफिट मिलेगा। अगला तरीका है घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर। अब घन, आप सभी को पता है जो घन होता है, घन में 6 फलकें होती है। कितने फलकें होती हैं पता है ना, 6 फलकें। ठीक है, घन में 6 फलकें होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। और घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन, है ना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, घन का आयतन, घन का आयतन जो निकालना है तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, a⁻3। ठीक है, यानी a की जो पावर है 3 या a³ बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक भुजा दे रखी है ना, एक साइड दे रखी है, कितनी दे रखी है 10, एक साइड दे रखी है इसकी 6 सेंटीमीटर, है ना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो 6 सेंटीमीटर दे रखा है तो हम भी क्या करेंगे, a की वैल्यू 6 दे रखा है ना, तो यहाँ पर रख दो 6, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 216, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है सेंटीमीटर की पावर 3 आएगी। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है प्रश्न में ऑप्शन में, और ऐसे भी दे सकता है 216 घन सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों ऑप्शन में से कुछ एक होगा। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो इकाई हमेशा, है ना, 3D आकृतियों की इकाइयाँ, वॉल्यूम जो है हमेशा ये घन में ही आता है। ठीक है ना, क्यूब में ही आएगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दे रखा है प्रश्न, 40 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, एक लड़के के आ जाने से औसत आयु 1 बढ़ जाती है, तो नए लड़कों की आयु ज्ञात करना है। तो देखो अब यहाँ पर क्या दे रखा है, औसत से प्रश्न, है ना, क्या दे रखा है औसत में, यहाँ पर दे रखा है कि 40 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। 40 लड़के हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है। ठीक है, अब बोला गया है कि यहाँ पर एक लड़का आ जाता है। अच्छा, 40 तो हमारे पास में स्टूडेंट है ना पहले से, इनकी औसत आयु कितनी है 20 वर्ष, मतलब एक लड़के की 20 वर्ष है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दे रखा है, टोटल भी आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको टोटल नहीं निकालना है। जब भी एक की वृद्धि होगी यानी एक स्टूडेंट बढ़ेगा और औसत में भी एक बढ़ेगा, तो आपको डायरेक्टली कर लेना है। कैसे, देखो देखते हैं ना, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक स्टूडेंट बढ़ गया तो कितना हो गया 41, और औसत भी कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर औसत भी 1 वर्ष ही बढ़ा है। ठीक है, तो 1 वर्ष, तो आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर जो दे रखा है ना, पूछा गया आपसे नए लड़के की निकालना है। ठीक है, नए लड़के की आयु, तो नए लड़के की आयु निकालने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान रखना, आप क्या करोगे, क्रॉस में प्लस कर लीजिए, या तो इसको प्लस कर लो या फिर इसको प्लस कर लो। तो 20 और 40 और 21 कितना हो जाएगा 61, तो हमारा ऑप्शन जो है 61 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 61, आप चाहो तो इन दोनों को प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप क्रॉस में किसी एक को प्लस करना है। ठीक है, इस प्रकार जब भी एक की वृद्धि हो रही या एक की कमी, अन्यथा आप इसको कैसे करोगे, बेसिक, बेसिक कैसे करोगे, यहाँ पर देखो गुणा करेंगे सबसे पहले, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर संख्या इंटू औसत बराबर क्या मिलेगा, योग, तो योग निकाल लेते हैं, है ना। ठीक है, एक लड़के की 20 वर्ष है तो 40 लड़के हैं हमारे पास, कितना हो जाएगा 800। ठीक है, 800 हो गया। उसके बाद एक लड़का और बढ़ गया, है ना, तो इसकी कितनी हो गई हमारे पास में 21, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 से कम 21, 21 चौक 84 और 2 कितना हो जाएगा 86। ठीक है, अब टोटल कितने हो गए हमारे पास में 861, है ना, और नया लड़का कौन सा आया, नया लड़का इसमें शामिल है, तो नया लड़का जब आया तो 861 हो गया। इससे पहले कितनी थी 800 थी, तो जो एक्स्ट्रा बची हैं या एक्स्ट्रा जो जुड़ी हैं वो किसकी है, नए लड़के की, तो यहाँ से माइनस कर लो, कितना बचा, है ना 61, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया हो, लेकिन आप इतना मत करना, आप डायरेक्टली क्रॉस में प्लस करके देख सकते हो। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर है और लंब 4 सेंटीमीटर, तो कर्ण क्या होगा। अच्छा, फिर वही ट्रिपलेट लगाना है ना, कर लोगे इसको तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं है इसमें तो। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है ना, समकोण 90 डिग्री का। ठीक है, कर्ण दे रखा है कितना, कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है ना, यहाँ पर दे रखा है लंब, लंब दे रखा है हमें कितना, लंब दे रखा है यहाँ पर 4, और आधार दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, आधार दे रखा है यहाँ पर 3, तो बताओ कर्ण कितना होगा, तो 3 4 5 4 3 का एक ट्रिपलेट बनता है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5। अभी मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन में बताया है आपको, साइन कोस थीटा वाले में। ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा।
अगला प्रश्न है, एक गोला जिसकी त्रिज्याएं 2 3 के अनुपात में, तो उनके आयतन में अनुपात क्या होगा। एक गोला, सर्कल, स्फीयर बोलते हैं ना। देखो, गोला, वृत्त मतलब सर्कल हो जाएगा, स्फीयर मतलब गोला, है ना। एक गोला जिसकी त्रिज्याओं में अनुपात दे रखे हैं, है ना। त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 2 3 है। एक गोले हैं जिसकी अनुपात में कितना, 2। एक और गोला लेते हैं इसका, है ना। ठीक है, इसमें कितना दे रखा है, 3। 2 3 का रेशो दे रखा है। त्रिज्याओं में कितना दे रखा है, यहाँ पर 2 3 का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो बोला गया है कि इसके आयतन में अनुपात क्या होगा, आयतन। अच्छा, स्फीयर, गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो आप ध्यान रखना, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम होता है स्फीयर का। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको 1 बनाते हैं, इसको 2, बाकी सारे कट रहे हैं तो काट दो। अब पहले की त्रिज्या कितनी है, 2 है ना, यहाँ पर 2 दे रखे हैं, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। ये 8 रख दिया। फिर आर, सेकेंड आर का कितना दे रखा है त्रिज्या का, यहाँ दे रखा है 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8:27, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, सेकेंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा। चलो, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है ना। वृत्त दे रखा है जिसका व्यास कितना दे रखा है, व्यास, है ना। ठीक है, व्यास दे रखा है कितना, एक वृत्त का व्यास दे रखा है 14। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7, है ना। त्रिज्या जो कितनी होगी, 7, यानी व्यास जो एक किसका होता है, 2r, त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना। ठीक है ना, त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 दे रखा है व्यास, तो 2r, है ना, कितना आ जाएगा, 7। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। परिधि बोलता तो क्या होता, 2 पाई आर। परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई, है ना, ये परिधि होगी, है ना। अभी क्षेत्रफल ज्ञात करना है वृत्त का, तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो 22/7, ठीक है ना, आर स्क्वायर, 7 × 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 7 कितना हो जाएगा, 154, है ना। अब यहाँ पर त्रिज्या देखना है कि मीटर में दे रखी है कि यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं और किस टाइप के प्रश्न। 1 घंटे में एक नाव 11 किलोमीटर धारा की दिशा में और 5 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है। ठीक है ना, देखो दे रखा है, पढ़िएगा प्रश्न को। एक नाव 1 घंटे में 11 किलोमीटर धारा की दिशा में और 5 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। अब यहाँ पर शांत जल, है ना, देखो शांत जल का पूछा है, स्थिर, तो आपको शांत जल का फार्मूला क्या होता है, शांत जल, है ना। देखो नाव धारा, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, शांत जल में नाव की चाल, तो ये होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, शांत जल में नाव की चाल का अगर आपको फार्मूला या निकालना है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के किसका भाग लगा देंगे हम, इसे ना, इसमें किसका भाग लगाएंगे, इन दोनों को जोड़ के हम 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल, है ना, ध्यान रखना है, धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है बताओ, तो आप बोलोगे सर 11 किलोमीटर है। ठीक है, विपरीत दिशा में कितनी है, 5। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16। 16 में 2 का भाग लगाएंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये तो ये पूछ लिया है। अगर बोलता धारा का वेग ज्ञात करो, क्या बोलता, धारा का वेग ज्ञात करो, धारा का वेग, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल, है ना। तो यहाँ पर धारा की दिशा में चाल कितना है, 11, और धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है, 5, माइनस करके 2 का भाग लगा देना। तो यहाँ पर कितना बचा, 6, 6 में 2 का भाग लगाएं, कितना आएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमारा धारा का वेग आ जाएगा। ठीक है, सेम फार्मूला है, बस आपको प्लस की जगह क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है आपके पास में, है ना, यहाँ पर देखिएगा, बी इक्वल दे रखा है, ब्रैकेट में कितना दे रखा है, बी के इक्वल
ब्रैकेट में दे रखा है 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद फिर दे रखा है और सी के इक्वल दे रखा है ना, 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो आपसे पूछा गया है बी यू यूनियन सी, है ना, बी यूनियन सी, ठीक है, ये पूछा गया है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, ठीक है, आपसे जब भी इस प्रकार का सिंबल आए, है ना, तो जो मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है, मतलब संघ बनाना है, पूरा ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप बनाना है तो हम कैसे करेंगे, इन सभी को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, जो मैच हो रहा है उसको एक बार लिखना है ना, और जो मैच नहीं हो रहा उसको भी लेके चलना है। कैसे, समझ में आया क्या, नहीं आया? देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, जो मैच हो रहा होगा उसको 1 टाइम लिखना है, बाकी सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक है ना। जो मैच हो रहा है, जो नहीं हो रहा है उसको भी लिखना है, क्योंकि पूरा ग्रुप बनाना है, ठीक है ना, यूनियन है ना, संघ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करूंगा, बताओ, 3 मिल रहा है, आप बोलोगे नहीं है, ले लो कोई दिक्कत नहीं। 4 मिल रहा है, 4 भी नहीं मिला, ठीक है। 5 मिल रहा है, 5 है, बिल्कुल है। 6 है, 6 बिल्कुल है ना। 7 है, 7 नहीं है, और 8 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, जो कि इनका संघ बनाना है। समझ में आ गया ना। देखो एक बार समझा देता हूँ, बी के इक्वल दे रखा है, सी के इक्वल दे रखा है, और यहाँ आपसे पूछा गया है बी संघ सी, है ना, या बी यूनियन सी। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, देखो 3 मिला, 3 इधर है, उधर नहीं है, लेकिन दोनों को लेके चलना पड़ेगा, एक परिवार बनाना पड़ेगा इनका, है ना। तो परिवार में क्या है, जो मैच हो रहे हैं उसको उसको भी लेना है, जो नहीं हो रहे उसको भी लेना है, और छोटी संख्या से क्रम को स्टार्ट करते हुए चलना है। 3 3 4 4, है ना। अब देखो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो दोनों में से एक 5 को लेंगे। 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो दोनों में से एक 6 को लेंगे, और फिर 7 8, ऐसे कैसे लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा वो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। 9 दे रखा है, ए बराबर 9, फिर दे रखा है बी बराबर कितना दे रखा है बताओ, 16, ठीक है। और आपसे बोल दिया है, बहुत सिंपल प्रश्न है, अंडर रूट का ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू ए की जगह रख दो, 9 इंटू 16 प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी कितना 16, तो 16 का ओवर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 256, ठीक है, अंडर रूट के अंदर रख दो, तो कितना हो जाएगा 144 प्लस 256, जोड़ लो कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 400। कितना हो रहा है, 400 हो रहा है, बिल्कुल 400 हो रहा है, ठीक है ना। 6 4 10, 5 4 9 10, 3 और 1 4, अंडर रूट 400। 400 किसका होता है बताओ, 400 का वर्गमूल क्या होगा, 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर हो, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर। ए ए, अब यहाँ पर एक भुजा दे रखी है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4, ठीक है, ए स्क्वायर क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ पर √3 ये क्षेत्रफल का होता है, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो √3/4, 4 रख देंगे यहाँ पर अपन, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसको सोल्यूशन, √3/4, ए की वैल्यू दे रखी है आपके पास कितनी, 8, यहाँ पर 8 इंटू 8 कर दो, काट दो इसको, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 √3 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। मान लो अगर यहाँ पर हाइट ज्ञात करने की बोलता, है ना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो, तो ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, √3/2, ठीक है, ए, ये रख देना है। अगर आपको हाइट ज्ञात करने की बोलता, तो √3/2, भुजा कितनी है 8, काटो इसको, 2 चौक 8, तो 4 √3 क्या हो जाती है इसकी हाइट। लेकिन आपसे क्या पूछा गया था, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 √3। अगर ऊंचाई बोलता तो ऊंचाई हम 4 √3 लगाते, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम निकालना है। 7/9, ठीक है, 14/15 और 7/10 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखो ध्यान रखना है, जब भी आपको भिन्नों का महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो अंश का निकलता है, अंश का महत्तम समापवर्तक निकलेगा, और हर का क्या हो जाएगा, हर का होगा लघुत्तम समापवर्तक। बस इतना सा ध्यान रख लीजिएगा। तो अंश, अंश कौन सा है, ये 7 14 7, इसका महत्तम निकाल लो, तो आप बोलोगे सर महत्तम तो इसका 7 ही आएगा। अभी एक स्टार्टिंग में मैंने प्रश्न कराया था, ठीक है ना। तो महत्तम कितना आ जाएगा इसका 7, क्यों, क्योंकि 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, क्या मैच हुआ, सब में कॉमन क्या आ रहा है,
ऐसे ऐसा गुणनखंड जो सब में मैच हो रहा हो तो 7 लगा दिया। हर का लघुत्तम समावर्तक निकालना है तो लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे अपन, देखो लघुत्तम एक साथ निकलेगा इन सभी संख्या को। पहाड़े याद है तो आप जल्दी से निकाल सकते हो, और पहाड़ा याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसी संख्या जो 9 के पहाड़े में भी आती हो, 15 के पहाड़े में भी आती हो और 10 के पहाड़े में आती हो, नहीं तो आप फैक्टर बना सकते हो। तो यहाँ पर कितने हो जाएगा 90, है ना। ऐसी संख्या जो 9 के पहाड़े में भी आती है, 15 के पहाड़े में भी आता है और 10 के पहाड़े में, अन्यथा आप फैक्टर बना के भी कर सकते हो। इसलिए टेबल को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला दे रखा है स्टार का छोटे से छोटा मान क्या रखें, है ना, कि 67351, ठीक है, ये 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, ठीक है। 6735 स्टार 1 से पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाए। पूर्णतया किससे विभक्त हो जाए, पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाए, ठीक है ना। अब 9 से विभक्त करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे बताओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों को जोड़ने पर, है ना, यानी संख्या के अंकों में यदि 9 का भाग जाता है तो वह संख्या 9 से डिवाइड है। जैसे कैसे, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, 16 और 5 21 और 1 22, यहाँ पर कितना हो गया 22। अब मुझे बताओ कि 22 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जो ये संख्या किसके 9 के पहाड़े में आ जाए। 22 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 के पहाड़े में आती है, तो आप बोलोगे सर 5, 5 मतलब 5 जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तभी तो जाके क्या बनेगा 27 बनेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 5। ये 9 का नियम होता है, ठीक है ना। 3 और 9 में सेम नियम चलता है, ठीक है। स्टार की वैल्यू क्या रखें, ये हो जाए। तो अंकों के संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए और देख लीजिए कि उसमें जो है 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या 9 का भाग जाने के लिए उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, है ना, उस संख्या में कितना और ऐड करना पड़ेगा कि वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न और दे रखा है ना, घातांक और करनी से। चलो घातांक करनी से दे रखा है 4 की पावर 2.3 मल्टीप्लाई, फिर दे रखा है 2 की पावर 2.3 और फिर एक और दे रखा है, देखिएगा स्क्रीन पे 8 की पावर 1.7। तो यहाँ पर दे रखा है बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बराबर क्वेश्चन मार्क में पावर में बताना है। तो आप मुझे बताओ कि जिस भी संख्या की अगर पावर सेम होती है ना तो उसकी एक ही पावर लगा देते हैं, ठीक है। एक ही पावर कैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ पर देखो 4 और 2 की पावर सेम मिल रही है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई करके सेम पावर लगा दी जाती है। ये जैसे लिख देता हूँ a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n, तो यहाँ पर क्या बनता है a b की पावर n बनता है ना। यहाँ पर क्या बनेगा a b की पावर n, ये फार्मूला बनता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। अगर किसी संख्या की पावर सेम हो, है ना, और आधार बराबर नहीं हो तो आप क्या करोगे कि उस संख्या को मल्टीप्लाई करके एक ही पावर लगा देना है। जैसे मैंने लगा है ना 4 दूनी 8, पावर सेम है एक। अब उसके बाद इधर देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 1.7। तो आप सभी को पता है कि आधार समान है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आधार समान है और मल्टीप्लाई में तो हमेशा पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती है ना। आधार समान हो गुणे में हो तो पावर जुड़ती है। तो जोड़ लो 7 और 3 10, 3 और 1 4.4। तो यहाँ पर 8 की पावर कितनी बन जाएगी 4। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में 8 की पावर कितनी हो जाएगी 4। लेकिन 8 की पावर 4 ऑप्शन में नहीं दे रखा है ना। तो यहाँ पर मुझे बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ और इधर कितना है 4। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी बताओ 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 12, है ना। समझ में आ गया ना, कैसे मालूम पड़ गया आप सभी को 2 की पावर कितनी हो जाएगी 12, कैसे, क्योंकि 8 है, 8 किसका क्यूब है ना, 8 क्यूब है 2 का, तो 2 की पावर 3 लिख दिया और इसके साथ पावर में क्या था हमारे पास 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी पावर 12, ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। एक प्रश्न आप करके लेके आइएगा आपके लिए, है ना, एक प्रश्न आपके लिए, ये प्रश्न आपके लिए है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, धन्यवाद, है ना। चैनल को लाइक शेयर जरूर करना, है ना भूलें, और अंत तक बने रहें वीडियो में। आगे कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल संभावित प्रश्न है उन्हीं टाइप से हम लेके आएंगे, और थोड़ा धीरे धीरे वीडियो में जो है सभी का लेवल बढ़ेगा, है ना। और 30 तारीख के दिन हम जो है एक ज़बरदस्त एनालिसिस लेके आने वाले हैं, जिसमें 30 तारीख के दिन जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे, है ना,
किस प्रकार का पेपर आया है उनको हम वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे, तो देखना ना भूलें 30 अक्टूबर को। ठीक है, और तैयारी निरंतर जारी रखें। और भी किसी प्रकार के कोई भी टॉपिक वगैरह में अगर आपको दिक्कत है तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, हम उसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।